नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन ऑफ डिमांड्स ऑफ हॉस्पिटल। एस्टिमेशन ऑफ डिमांड आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, थोड़ा एस्टिमेट लगाना है डिमांड्स का, हॉस्पिटल की डिमांड्स। हॉस्पिटल की डिमांड्स कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी और वो कैसे पता लगाया जा सकता है। इसकी प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस इन हॉस्पिटल्स डिपेंड्स अपॉन the requirement of the hospitals and is directly related to the future demands। जो भी कोई सामान की कुछ रिक्वायरमेंट होगी वो फ्यूचर डिमांड को देखते हुए ही होगी, ऐसा तो नहीं हवा में नील मारेंगे। फोरकास्टिंग इज ऑलवेज डन टू एस्टिमेट करंट एंड फ्यूचर डिमांड्स ऑफ द प्रोडक्ट। इसके लिए 3 मेथड्स दिए गए हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ डिमांड एस्टिमेशन। डिमांड की एस्टिमेशन के लिए 3 एक मेथड्स दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला है आपका जजमेंटल। सबसे पहला आपका जजमेंटल। जजमेंटल में क्या होता है? दिस गिव द जजमेंट। ये जजमेंट दे देता है हमें क्लिनिकल एंड फार्मेसी स्टाफ बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस अबाउट द क्वांटिटी दैट विल बी रिक्वायर्ड for particular pharmaceutical product during that period। उस पीरियड के दौरान जो भी रिक्वायरमेंट होगी उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, कितनी देर के काम कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार पिछले मंथ्स कौन सी मेडिसिन ज़्यादा लगती हैं, सर्दियों में कौन सी मेडिसिन ज़्यादा लगती है, गर्मियों में कौन सी लगती है, वो एस्टिमेट लगाया जाता है। ठीक है, जजमेंट कर लेते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। सेकेंड होता है आपका फास्ट। पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए ही जनरली वी बिलीव दैट फ्यूचर डिमांड्स आर बेस्ड ऑन द पास्ट डिमांड्स। फ्यूचर डिमांड्स पास्ट डिमांड्स को देखते ही बनाई जाती है। द पास्ट कंजप्शन पैटर्न ऑफ हॉस्पिटल इज एक्सटेंडेड टू फ्यूचर by constructing a graph of different time series and extrapolating। वो क्या करते हैं, रफ लैंग्वेज में एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, उसमें ईयर लिख लिया 2014, 2015, 2016, 2017। अब जैसे उन्होंने 2020 का उन्होंने कैलकुलेट करना है कि 2020 में कौन सी मेडिसिन हम ज़्यादा देख सकते हैं। अब 2014 में जैसे अगर कोई एंटीबायोटिक की एग्जाम्पल ले रहे हैं, एंटीबायोटिक की, ठीक है, तो वो थोड़ी कम थी, उसके बाद बढ़ी, फिर बढ़ी और बढ़ी, जैसे जैसे वो होता रहा उसको बढ़ती गई। अब बढ़ रही है तो इसका मतलब 2020 में भी बढ़ेगी। हर साल अगर इंक्रीज हो रही है तो वो बाद में भी बढ़ेगी ना। तो ऐसे हिसाब से वो पास्ट हिस्ट्री को देख के वो अपने नेक्स्ट जजमेंट या अपनी डिमांड बढ़ा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं। थर्ड होता है कैजुअल मॉडल। कैजुअल मॉडल, कैजुअल मॉडल में क्या होता है? Forecast depends upon several factors like demand of whole blood is related to the number of admissions in the casualty and emergency ward। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के उन्होंने ब्लड लिया है, होल ब्लड, वो रिलेट करता है नंबर ऑफ एडमिशंस। हमें ब्लड कितना चाहिए, उसकी डिमांड कितनी चाहिए, वो देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एडमिशंस कितनी हुई है कैजुअलिटी इमरजेंसी वार्ड्स में। ठीक है, वहां से भी पता लग जाएगा। और एज द डिमांड फॉर एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक्स के हिसाब से वो देख लेंगे कि नंबर ऑफ पेशेंट्स विद इन्फेक्टेड डिजीज, कि कितने हमारे पास जो रजिस्टर्ड हुए पेशेंट्स, ठीक है, इन्फेक्टियस डिजीज वाले कौन कौन से, उस हिसाब से पता लग जाएगा और उस हिसाब से वो एंटीबायोटिक का भी पता लगा लेंगे। ये थे आपके एस्टिमेशन ऑफ डिमांड्स ऑफ हॉस्पिटल्स। उसके बाद आते हैं आपके स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग।
स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, एक होते हैं स्टेराइल, एक होते हैं नॉन स्टेराइल। ठीक, उसमें आते हैं हमारे लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। इनमें डिफरेंस क्या होता है? लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस आता है एक तो पैक में। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में पैक साइज जो होता है वो 100 ml या उससे ज़्यादा होता है। पैक साइज 100 ml या उससे ज़्यादा होता है। और स्मॉल वॉल्यूम में 1 to 99 ml, 1 to 99 ml तक होता है। और 99 ml से ऊपर तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में उसका पैक साइज होता है। उसके बाद होता है आपका लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में प्लास्टिक बॉटल्स का यूज किया जाता है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में प्लास्टिक बॉटल्स का यूज किया जाता है, बल्कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में ग्लास और एम्बर कलर एम्प्यूल्स एंड वायल्स आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग। लार्ज वॉल्यूम में प्लास्टिक की बॉटल्स में पैक किया जाता है और जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स है वो छोटे छोटे वायल्स एम्प्यूल्स में वो भरे जाते हैं। उसके बाद होता है आपका लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में वाटर फॉर इंजेक्शन एज अ व्हीकल यूज होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, व्हीकल्स क्या होते हैं। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में वाटर फॉर इंजेक्शन को हम एज अ व्हीकल यूज करते हैं। और लेकिन स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में वाटर फॉर इंजेक्शन और ऑयल्स लाइक PG400 एंड PG600 आर यूज्ड एज व्हीकल्स। उसके बाद होते हैं आपके देयर इज नो एडेड सब्सटेंस इन लार्ज वॉल्यूम। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में कोई भी एडेड सब्सटेंस नहीं होता, बल्कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड माइक्रोबायल्स आर added in small volume parenterals। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेड होते हैं सिर्फ IV सेट, दे आर एडमिनिस्ट्रेड विद IV सेट, लार्ज होते हैं। लेकिन जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं वो सिरिंजेस या नीडल्स के लिए, जो कभी इंजेक्शंस देखे होंगे आपने, ठीक है, वो बड़ी बड़ी बॉटल से तो नहीं भरते, छोटे छोटे वायल्स या एम्प्यूल से भरे जाते हैं। लेकिन जो IV सेट जब किसी को ग्लूकोज लगता है तो वहाँ कोई एम्प्यूल से तो नहीं ग्लूकोज लगा रहे होते, वहाँ पे वो किससे लगाते हैं, बड़ी बड़ी बॉटल से। तो वो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, ये स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं एडिटिव्स ऑफ पेरेंट्रल्स। एडिटिव्स जो हमने अभी बात की, एडिटिव्स कौन कौन से डालते हैं पेरेंट्रल्स में, एडिटिव्स कौन कौन से डालते हैं। सबसे पहला होता है प्रिजर्वेटिव्स एंड स्टेबलाइजर्स। प्रिजर्वेटिव्स एंड स्टेबलाइजर्स। प्रिजर्वेटिव एंड स्टेबलाइजर्स में ये क्या करते हैं, ये प्रिजर्व करते हैं ड्रग एंड मेक द प्रोडक्ट स्टेबल। ठीक है, ड्रग को प्रिजर्व करते हैं और प्रोडक्ट को स्टेबल बनाते हैं। पेरेंट्रल्स आर लायबल टू डिग्रेडेशन ऑन डिकम्पोजिशन एंड हाइड्रोलिसिस। वो डिग्रेड हो जाते हैं डिकम्पोजिशन और हाइड्रोलिसिस। एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ना हो इसलिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें एडिटिव्स के तौर पे डालते हैं। हाइड्रोलिसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय pH एडजस्टमेंट। अब हमने ऊपर बताया ना कि डिग्रेडेशन ऑफ डिकम्पोजिशन एंड हाइड्रोलिसिस। अब ये कैसे कैसे बचाया जा सकता है इसको, जैसे हमने बताया एंटीऑक्सीडेंट्स वो यूज करेंगे हम ऑक्सीडेशन की डिग्रेडेशन में, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, बाय pH एडजस्टमेंट where water is avoided as vehicle, example EDTA,
एंटीऑक्सीडेंट लाइक सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है, ये एडिटिव्स हम यूज करते हैं ताकि कोई डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन ना हो सके। सेकेंड होते हैं आपके बफरिंग एजेंट्स। बफरिंग एजेंट, बफरिंग एजेंट्स में क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड टू मेंटेन द पीएच ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज एंड टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन। इसकी एग्जांपल होती है आपकी एसिडेट्स, सिट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। ये तीन चीजें एज बफरिंग एजेंट यूज किए जाते हैं टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन। थर्ड होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमने ऊपर पढ़ा, एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ पेरेंटल्स। उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किए जाते हैं। और कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं? सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम थायोसल्फेट, थायोयूरिया एंड एसीटोन। ये जो सारी चीजें ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ऐड किए जाते हैं। फोर्थ होते हैं आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। These are used to prevent microbial growth essential in multi-dose containers. During withdrawal of dose, the product may be contaminated. Hence, to maintain the sterility of the product, हम सारा ये सब किस लिए कर रहे हैं? ताकि स्टेराइल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, स्टेरिलिटी। तो हम ये सारे कुछ जो ऐड कर रहे हैं जो भी, तो ये किस लिए हो रहा है? ताकि हम लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स या स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स को हम क्या कर सकें? स्टेराइल कर सकें, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर सकें, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स कर सकें। उसके बाद इसकी आगे होते हैं आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में क्या होगा? These are used to prevent microbial growth, essential in multi-dose containers. During withdrawal of dose, the product may be contaminated. Hence, to maintain the sterility of the product, the following antimicrobial agents are added in the adequate preparations. Antimicrobial agents इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि माइक्रोबियल की ग्रोथ को रोक सके। किसी मल्टी डोज कंटेनर ज़्यादा मेडिसिन बनाई हो और बाद में वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए तो वो सारा वेस्ट जाएगा, इसलिए हम उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स डालते हैं। और कौन कौन से डालते हैं? उसमें होता है क्रिसोल 0.5%, क्रिसोल, क्लोरोक्रिसोल 0.2%, क्लोरोब्यूटानोल 0.5%, बेंजाइल अल्कोहल 1%। ठीक, तो ये भी आपके एडिटिव्स ऑफ पेरेंटल्स।